हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। मैं नितिन गुप्ता आपको आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ लेके जोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले बेस हम सही करने की कोशिश करेंगे कि कैसे बनते हैं पर्वत, क्या होता है। ठीक है, बाद में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पर्वतों का नाम दूंगा आपको और याद करने के तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो अभी पर्वत को आते हैं। तो देखिए पर्वत क्या होता है। ठीक है, पर्वत किसे कहते हैं, तो एक ऐसा डिफिनीसन जो ज्योग्राफी में दिया जाता है और जो सबसे ज़्यादा मान्य है, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो क्या है, तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और याद कराऊंगा मैं आपको अभी। ठीक है, तो कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर, ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियाँ। कैसी स्थलाकृतियाँ दोस्तों? द्वितीय प्रकार की। तो द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियाँ आपने क्यों बताई? क्योंकि जो प्रथम प्रकार की स्थलाकृतियाँ होती हैं ना, वो महाद्वीपों को बोला जाता है। ठीक है, जो महाद्वीप होते हैं उन्हें हम प्रथम प्रकार की स्थलाकृतियाँ बोलते हैं। तो पृथ्वी पर द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियाँ यानी जो स्थलों की आकृतियाँ हैं, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियाँ जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो। क्या हो? 1000 मीटर से अधिक हो। ठीक है, तो अब देखिए लिमिट होना चाहिए। पर्वत ऐसा थोड़ा है कि आकार छोटा सा आकार बना दिया आपने 100 मीटर 200 मीटर का, तो फिर आप वो पर्वत बोल दोगे? नहीं। तो पृथ्वी की सतह पर द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियाँ जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो तथा ढाल सतह पर सर्वाधिक हो, जो उनका स्लोप होना चाहिए ना, वो सतह पर सर्वाधिक होना चाहिए, ये स्लोप। ठीक है, तो ये वाला जो स्लोप होता है ये, ठीक है ना, ये सतह पर सर्वाधिक होना चाहिए। ऊपरी भाग चोटी के रूप में होना चाहिए, उसे पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो सिंपल आपको आ रहा होगा समझ में। ठीक है, कि पृथ्वी की सतह पर द्वितीय प्रकार की स्थलाकृतियाँ जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक, ढाल सतह पर सर्वाधिक तथा सबसे ऊपरी भाग चोटी के रूप में होता है, उसे पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो पर्वत दोस्तों कितने प्रकार का होता है? तो पर्वत कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए वलित पर्वत, ठीक है, अगला है ब्लॉक या अवरोधक पर्वत, ठीक है, फिर है ज्वालामुखी पर्वत और लास्ट में है अवशिष्ट पर्वत। चारों को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बहुत आराम से 10-15 मिनट में कवर कर दूंगा मैं। ठीक है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं वलित पर्वत क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये वलित दिख रहा है दोस्तों? चलिए ठीक, वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत को दोस्तों बोला जाता है फोल्डेड माउंटेन या फोल्ड माउंटेन। ठीक है, तो ये फोल्डेड माउंटेन बनता कैसे, मैं थ्योरी बाद में बताऊंगा, पहले आपको फिगर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये कैसे बनता है। मान लीजिए 2 प्लेटें हैं। ठीक है, ये प्लेटें हैं। ठीक है ना, मैंने पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा मैं प्लेट क्यों बोला हूँ। ठीक है ना, मैं गुजारिश करूँगा दोस्तों का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसका वीडियो देखिए क्योंकि आपको उससे बेस अच्छा होगा आपका। ठीक है, तो मान लीजिए 2 प्लेटें हैं आपके सामने। ठीक है, ये दोनों प्लेटें अब एक दूसरे की तरफ आ रही है, मतलब इनमें कौन सी गति हो रही है दोस्तों? जो लोग देखे होंगे उन्हें पता होगा, इनके बीच में गति हो रही है अभिसारी गति का। ठीक है ना, अभिसारी गति है। कैसे याद करते हैं हम लोग अभिसारी गति? क्योंकि अभिसारी मतलब होता है अभिनंदन करना। जब किसी का अभिनंदन करना होता है तो मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, तो अभिसारी गति हो रही है। तो जो भारी वाली प्लेट होती है वो क्या हो जाती है? अंदर की तरफ मुड़ जाती है। जो हल्की वाली प्लेट होती है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। ठीक है, तो ये फोल्ड हुआ कि नहीं, ये मुड़ा कि नहीं? ठीक है, तो अंदर वाली प्लेट जाके यहाँ मैग्मा बनाती है और बाहर आके ज्वालामुखी बनाती है। ठीक है, या भूकंप का निर्माण करती है, तो बात की बातें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होता है वलित पर्वत का निर्माण होगा। इससे क्या होगा? वलित पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है, आइए, तो यानी ये फोल्डेड, यानी फोल्ड होने की वजह से क्या हो गया? वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा वलित पर्वत के बारे में कि वलित पर्वत होता है। देखिए कम से कम इसके लिए 2 प्लेट होनी चाहिए। 2 प्लेट होगा तभी ये बनेगा वलित पर्वत। 2 प्लेटों के मध्य होता है और इनके बीच में जो गति होती है, कैसी गति होती है? अभिसारी गति के कारण ही होता है ऐसा। ठीक है ना, और इनके बल में, इनके प्लेटों में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है दोस्तों? संपीड़न बल उसे बोलते हैं, या कॉम्प्रेंसिव फोर्स। कॉम्प्रेंसिव फोर्स, ठीक है ना, कॉम्प्रेसिव फोर्स। ठीक है, संपीड़न बल। तो इसी बल के कारण वलन की प्रक्रिया होती है, मुड़ने की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण वलित पर्वत बनते हैं, फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में इस तरह से देख लेते हैं थ्योरी के रूप में कि 2 प्लेटों के मध्य जब अभिसारी गति होती है तो अभिसारी गति के कारण संपीड़न बल उत्पन्न होता है, कॉम्प्रेसिव फोर्स उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्लेटों में वलन की प्रक्रिया शुरू होती है और अंत में वलित पर्वत का निर्माण होता है।
ठीक है दोस्तों। तो ये था वलित पर्वत, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों वलित पर्वत किसे कहते हैं। अगला जो हमारा पर्वत का टाइप है वो है भ्रंशन। देखिए भ्रंशन के कारण भी पर्वत बनते हैं, फोल्टिंग जिसको बोलते हैं, फोल्टिंग भ्रंशन। तो भ्रंशन किस कारण होता है दोस्तों, भ्रंशन जो होता है वो तनाव मूलक बल होता है, टेंसाइल फोर्स होता है। क्या होता है तनाव मूलक बल, मान लीजिए दो प्लेटें हैं, ठीक है, इनके बीच में किसी भी वजह से दरार पड़ गई, इनके बीच में क्या हो गई, किसी वजह से दरार पड़ गई, तो दरार पड़ने के कारण इन प्लेटों की दोनों अलग अलग हो जाएंगी। या हो सकता है कि प्लेटों में 2 दरार पड़े, या हो सकता है कि प्लेटों में 2 जगह दरार पड़ जाए, 3 जगह पड़ जाए, 4 जगह पड़ जाए, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दरार पड़ गई हैं। तो दरार के कारण क्या होता है दोस्तों कि ये देखिए एक तरफ की प्लेट क्या हो जाती है, दरार के कारण क्या हो जाती है, नीचे की तरफ हो जाती है, ठीक है। और मतलब ये जैसे गिरेगी इस वाले प्लेट से हट के नीचे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला उठा रह जाएगा, तो यहाँ से जब कोई आदमी जाएगा तो इसको ये पर्वत की तरह नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर कोई आदमी जाता है इधर साइड तो उसको क्या नज़र आएगा, उसको नज़र आएगा पर्वत की तरह है, ठीक है। या हो सकता है कि ये देखिए बल के कारण हो सकता है ये नीचे हो जाए, या हो सकता है कि अगले बल के कारण ये अपने स्थान पे बना रहे और बल के कारण ये ऊपर भी तो हो सकता है, ठीक है, ये ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। तो भी आदमी यहाँ से जाएगा तो भी उसको नज़र आएगा कि देखिए अच्छा यहाँ पे पर्वत है, ठीक है। तो देखिए जो नीचे वाला एरिया होता है वो घाटी होता है, जो ऊपर वाला एरिया होता है वो पर्वत होता है, ठीक है। तो अगर 2 जगह से क्रैक है, तो अगर 3 जगह से क्रैक होगा तो हो सकता है कुछ इस तरह का पर्वत बनता है। देखिए अगर बीच से बल लग जाता है, ठीक है ना, देखिए क्या होता है कि अगर बीच से बल लग गया तो बीच वाला हिस्सा उड़ जाएगा, तो बीच वाला हिस्सा जैसे उठता है इसका नाम पड़ जाता है दोस्तों ब्लॉक पर्वत। ये कौन सा पर्वत बनता है, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं या अवरोधक पर्वत कैसे बनते हैं, भ्रंशन के कारण बनते हैं, टेंसाइल फोर्स के कारण बनते हैं। और वलित पर्वत कैसे बनते हैं, तो कॉम्प्रेसिव फोर्स के कारण बनते हैं, ठीक है। टेंसाइल फोर्स और कॉम्प्रेसिव फोर्स दोनों याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो ये ब्लॉक पर्वत मैं 7-8 डिजाइन दिखाता हूँ आपको, ठीक है, जहाँ से आपको याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। देखिए मैंने बताया था अभी भी बताया था कि पिछले फिगर में कि अगर बीच से बल लगता है, ठीक है ना, तो ये कुछ इस तरह का फिगर ड्रा होगा, तो ये कहलाएगा ब्लॉक पर्वत, ठीक है दोस्तों, ब्लॉक पर्वत कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर साइड से बल लग जाए, अगर आपका बल साइड से लग जाए तो इधर से नीचे अगर हो जाए तो भी देखिए फिगर वैसा ही बन रहा है। ये फिगर और ये फिगर बिल्कुल सेम है। अंतर क्या है, यहाँ बल बीच में लगा था तो ब्लॉक पर्वत बनेगा, अगर बल साइड से लगा है तो हार्ज पर्वत बनेगा, ठीक है। तो कैसा बनेगा, हार्ज पर्वत। हार्ज नाम कैसे पड़ता है दोस्तों, हार्ज एक्चुअली जर्मनी में एक पर्वत है जो इसी बल के कारण बना है, और ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तब से इस तरह के पर्वत को हार्ज पर्वत ही नाम दिया जाने लगा। सिंपल सी चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, आप एक बार फिर समझने का प्रयास करें। मान लीजिए धरती है, यहाँ पे आपने प्रेस लगा के और इधर प्रेस करके आपने यहाँ के पार्ट को धंसा दिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जब धंस जाएगा, ठीक है, तो ये वाला पार्ट उठा हुआ नज़र आएगा, तो ये एक पर्वत की तरह हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ज पर्वत, ठीक है, हार्ज पर्वत, ठीक है। और जब बीच वाला उठेगा तो ब्लॉक पर्वत, ठीक है। अगला देखिए, इसी तरह घाटियाँ भी बनती हैं। अगर बीच वाला ऊपर ना उठ के बीच वाला नीचे चला गया, ठीक है, बीच वाला अगर नीचे चला गया तो क्या बन जाएगी, भ्रंश घाटी। क्या बनेगी, भ्रंश घाटी। और पढ़े होंगे आप नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, जो नदियाँ होती हैं भ्रंश घाटियों से बहती हैं, यानी 2 पहाड़ों के बीच में क्या हो गया है, भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर साइड से ऊपर उठ जाएंगी तो भी ये घाटी ही कहलाएगी, तो भी भ्रंश घाटी। यानी इन दोनों कंडीशनों में नाम एक ही रहेगा, भ्रंश घाटी, लेकिन यहाँ कंडीशन में चेंज हो जाएगा। ये वाला हार्ज पर्वत हो जाएगा, दूसरा वाला ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो फिर से आके देख लेते हैं कुछ थ्योरीज़ के बारे में कि पृथ्वी की सतह पर तनाव मूलक बल के कारण भ्रंशन की प्रक्रिया होती है, फोल्डिंग की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण भूखंड में चटकन या टूटने की प्रक्रिया संपन्न होती है। या तो भूखंड टूटेगा या तो चटक जाएगा। भाई अगर ऐसे था, प्लेट था और यहाँ से टूट गया प्लेट, तो या तो प्लेट नीचे जाएगा या तो प्लेट ऊपर जाएगा। तो कुछ इस तरह की क्रिया होगी, और जिसके कारण अवरोधक पर्वत यानी ब्लॉक पर्वत या भ्रंश घाटी या हार्ज पर्वत का निर्माण होता है, जन्म होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको आ रहा होगा समझ में। अगला मैं बताता हूँ आपको ज्वालामुखी पर्वत को, ठीक है। आज ये ज्वालामुखी पर्वत को देखते हैं, ठीक है। ये ज्वालामुखी पर्वत है,
ठीक है। तो देखिए ज्वालामुखी पर्वत में क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले जो पर्वत होता है ज्वालामुखी में उसको बोलते हैं सिंडर शंकु, ठीक है ना, सिंडर शंकु। तो देखिए दोस्तों सिंडर शंकु क्या होता है, सिंडर का मतलब होता है दोस्तों राख, ऐसा पर्वत जो राख से बना हो, ठीक है। शंकु माने दोस्तों इसका आकार एक शंकु की तरह होता है, इसीलिए इसको शंकु बोलते हैं। ज्वालामुखी कण होता है, ये देखिए मैग्मा की पाइप है, ठीक है, यहाँ से मैग्मा निकलता है और यहाँ से राख आके बगल बगल गिर जाता है, लावा जो है ठंडा हो जाता है। तो इसके वजह से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, सिंडर शंकु बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक अच्छा उदाहरण है हवाई द्वीप, ठीक है। हवाई द्वीप कैसा शंकु है दोस्तों, सिंडर शंकु है। दूसरा है देखिए कि अगर राख की जगह पृथ्वी के अंदर से राख, खनिज पदार्थ, कंकड़ पत्थर, लावा भी निकलने लगें तो आप क्या बोलोगे कि अब देखिए ये देखिए फिगर देखिए, यहाँ मैग्मा की पाइप से सबसे पहले राख आके जमा हो गया, फिर क्या हुआ इसमें खनिज पदार्थ आके जमा हो गए, फिर कंकड़ पत्थर, फिर लावा, यानी ये सब परत दर परत आके जमा हो जाए, ठीक है। यानी पृथ्वी के अंदर से जब राख, खनिज, कंकड़ पत्थर, लावा इत्यादि परत दर परत आके जमा हो जाए तो उससे जिस शंकु का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्रित शंकु बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित शंकु बोलते हैं। और यह आकार में सबसे बड़ा होता है। तो आप ही बता दो, इतना परत जम रहा है तो आकार में बड़ा नहीं होगा, ये वाला खाली एक ही जमा रहा है, यहाँ पे खाली राख जमता है तो इसलिए छोटा होता है। इसका उदाहरण है दोस्तों स्ट्राम्बोली, ठीक है, और माउंट एटना, ये मिश्रित शंकु के उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों तीसरा है पारिपोषित शंकु। यहाँ क्या दोस्तों मैग्मा वाला जो पाइप है ना ये फट जाता है और इसके फटने की वजह से बगल बगल में शंकु बन जाते हैं। तो पारिपोषित, पारी माने होता है दोस्तों दूसरे के ऊपर, पोषित माने पालन पोषण होने वाला, ऐसा शंकु जिसका पालन पोषण किसी दूसरे शंकु के ऊपर, उसे पारिपोषित शंकु कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है दोस्तों, मैग्मा के पाइप फटने के कारण ऐसा होता है, तो बगल बगल में ऐसे हो जाते हैं। ये देखिए उत्तरी अमेरिका का एक मैप है, यहाँ पे रॉकी पर्वत है, इसके बगल में एक जगह है उसका नाम है शास्ता, तो शास्तना में पारिपोषित शंकु है जिसका नाम है शास्तिना, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। ज्वालामुखी पर्वत के बाद लावा का सतह पर ठंडा होना इस शंकुओं का निर्माण होता है, ठीक है। जब लावा ठंडा होगा तभी शंकुओं का निर्माण होता है, ठीक है। जब शंकु का निर्माण केवल राख के जमा होने के कारण होता है उसे सिंडर शंकु बोलते हैं। जब परत दर परत के कारण होता है तो मिश्रित शंकु होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और जब मैग्मा के पाइप फटने के कारण होता है तो पारिपोषित शंकु होता है। तो यह क्रिया ज्वालामुखी के कारण हो रही है। और चीज़ें मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ज्वालामुखी के कारण कैसे हो रही है दोस्तों, तो आप ये देख लीजिए कि अगर प्लेटों के बीच में जब अभिसारी गति होती है, ठीक है, अभिसारी गति होती है तो जो भारी प्लेट होती है, देखिए दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो एक अंतर होगा, भार में अंतर होगा, कोई भारी होगा कोई हल्का होगा। जो भारी वाली प्लेट होती है वो अंदर आ जाती है, जो हल्की वाली प्लेट होती है ऊपर चली जाती है, तो ये पर्वत जैसा अनुमा आकार बनता है। बाद में ये जो नीचे होता है हल्की वाली होती है, मतलब भारी वाली जो होती है, ठीक है, ये वाली भारी, ये हल्की है और ये वाली भारी प्लेट। तो भारी वाली जो प्लेट होती है दोस्तों ये पृथ्वी के घर में टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण पिघल जाती है, यानी प्लेटों का विनाश होता है, पिघल जाती है प्लेटें और मैग्मा का निर्माण करती हैं। और मैग्मा फिर ये क्या करता है, बाहर आना चाहता है तो इसे ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। यही ज्वालामुखी पर्वत हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है, यही ज्वालामुखी पर्वत हमने यहाँ पर देखा। अगला जो हमारा पर्वत का प्रकार है वो दोस्तों क्या था हमारा, हाँ ये यहाँ पे ये अवशिष्ट पर्वत, ठीक है। अगला क्या है, अवशिष्ट पर्वत। तो तीन हमने देख लिया। पहला देखा था हमने फोल्डेड माउंटेन, दूसरा देखा था हमने कि जो ब्लॉक पर्वत कैसे बनते हैं, तो ब्लॉक के साथ हमने हार्ज पर्वत और गार्ज भी देखा। अब हम देखने जा रहे हैं आखिरी अवशिष्ट पर्वत। नाम ही है अवशिष्ट यानी बचा खुचा, ठीक है। देखिए पर्वतों में क्या होता है, अपर्दन होते हैं। भाई इतने पुराने पर्वत है तो धीरे धीरे अपर्दन तो होगा ना, लाखों वर्षों में इसमें अपर्दन होता है। अपर्दन के द्वारा, अच्छा अपर्दन किन कारण से होगा, हो सकता है नदी के कारण अपर्दन हो रहा हो सकता है वर्षा के कारण अपर्दन हो रहा हो सकता है पवन अपर्दन, हवा अपर्दन कर दे रही हो, हिमानी यानी ग्लेशियर द्वारा अपर्दन हो रहा हो, या हो सकता है मानव द्वारा अपर्दन हो रहा हो, ठीक है। तो अपर्दन के कारकों द्वारा पर्वतों की ऊंचाई में लगातार कमी आती रहती है। भाई कहीं न कहीं से अपर्दन होता रहता है तो धीरे धीरे पर्वतों की ऊंचाई कम होती रहती है, ठीक है। इस प्रकार अपर्दन के पश्चात पर्वतों का बचा अवशेष ही अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। जितना बचा रहेगा वही क्या है, अवशिष्ट पर्वत है। देखिए दोस्तों क्या होता है, ये एक पर्वत है, ठीक है, हवा यहाँ से चलती है, ठीक है, हवा जब इससे टकराती है यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपर्दन करेगी, धीरे धीरे करेगी, हज़ारों लाखों वर्षों में करेगी अपर्दन। तो ये हवा के द्वारा अपर्दन है। वर्षा होगा तो वर्षा का जल जो ऊपर आएगा तो ऊपर से हिमस्खलन होगा, भूस्खलन होगा, हिमस्खलन नहीं भूस्खलन होगा, ठीक है। तो इसके कारण भी
अपर्दन होगा, ठीक है। नदी यहाँ निकल रही है, नदी अपने तेज़ बहाव के कारण यहाँ पे कई गार्ज का निर्माण करेगी, कई जगह जल पंख का निर्माण करेगी, तो इसके कारण भी अपर्दन होगा, बिल्कुल होगा अपर्दन। यानी अगर इसी तरह यहाँ पे कोई ग्लेशियर वगैरह बना हुआ है, ठीक है, तो उसके कारण भी अपर्दन होगा। मानव भी यहाँ खनन का कार्य करता रहता है, चीज़ें खन के लेता जाता रहता है, ठीक है, तो ये भी अपर्दन का एक बड़ा कारण है। तो अपर्दन की वजह से ही अवशिष्ट पर्वत बनते हैं, ठीक है। तो नदी, वर्षा, पवन, हिमानी, ये सब मिल के क्या करेंगे, पर्वतों का अपर्दन करते हैं, ठीक है, जिसके कारण पर्वतों की ऊंचाई में लगातार कमी आती है, ठीक है, और उसी से अवशिष्ट पर्वत जो है बचे हैं। तो आपने नाम सुना होगा दोस्तों, मैं कुछ बता दूं आपको अलग से, अरावली पर्वत का नाम सुना होगा, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, कि ये भारत का नहीं, ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में इसका नाम आता है। हिमालय जो है नवीन पर्वत श्रृंखला में आता है। हिमालय याद रखिएगा आप, हिमालय क्या है, हिमालय नवीन में आता है, ठीक है। और भारत में देखिए कुछ ही हैं जो प्राचीन में आती हैं, जैसे ये हो गई विंध्य की श्रृंखला हो गई, ये भी पुरानी में आती है, ठीक है ना। सतपुड़ा वगैरह भी पुरानी आती है, हिमालय लेकिन नवीन में आता है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन में क्या हो गया, अरावली हो गया। और अरावली अब एक जो इस समय अरावली है, यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा हुआ है, ठीक है। अरावली अभी क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में, क्योंकि इसका वो समाप्त हो गया, इतना ज़्यादा अपर्दन हो गया कि इसकी ऊंचाई नहीं बची। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है वो भी अरावली पर्वत के ऊपर ही बना हुआ है। तो सोचिए अब दिल्ली मतलब इतना ऊंचा पर्वत के ऊपर राष्ट्रपति भवन बना दिया, ठीक है, उसका अपर्दन कर करके इतना छोटा हो गया है कि वो पर्वत अब पहाड़ी के रूप में बचा हुआ है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आपको मैंने बताया आज पर्वत के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, खूब ढेर सारे शेयर करिए। इसी तरह आप लोगों का दोस्तों प्यार बना रहे, ठीक है। मैं और चाहूँगा कि आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बना के दूँ ताकि आप और चीज़ों को आसानी से सीख सको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।